तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रे ऑप्टिक्स का टॉपिक है। तो रे ऑप्टिक्स में ये जो टॉपिक चल रहा है इसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो शायद आपने क्लास 10th में भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप पढ़ चुके हैं। तो रिफ्रैक्शन में आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से वो डेविएट हो जाती है, मतलब वो अपने जिस पाथ को जाना चाहती थी उस पाथ से वो कहीं और शिफ्ट हो जाती है। इस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन कहते थे। तो आज थोड़ा सा डिटेल में इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्या रिफ्रैक्शन का मतलब यही होता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट, जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो लाइट क्या हमेशा ही बेंड होगी, ये हमें पता करना है। तो देखते हैं। सबसे पहले रिफ्रैक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, मैं वो ये लिख रहा हूँ। तो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू एनी अनदर मीडियम with or without bending, then it is called refraction। ये डेफिनेशन होती है रिफ्रैक्शन की और ये डेफिनेशन हमेशा वैलिड है। तो रिफ्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपने पाथ से हमेशा डेविएट होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो हम रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करे विथ और विदाउट बेंडिंग। या तो बेंड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और डिपेंड करेगा कि मीडियम कैसे है और लाइट कितने एंगल पर स्ट्राइक कर रही है। उस फिनोमिना का नाम हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब हमने ये क्यों लिखा है कि विद और विदाउट बेंडिंग, लाइट कब बेंड होती है या कब बेंड नहीं होती है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो सपोज हमारे पास एक कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जैसे कि ग्लास, या इसको हम कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है एक ऐसा सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट करे। मान लेते हैं ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। कोई लाइट मीडियम 1 से ट्रैवल करके इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है। अब लाइट अगर डेविएट नहीं होगी तो लाइट को सीधे ऐसे जाना चाहिए, है ना। इस पॉइंट पर हम एक लाइन और ड्रॉ करते हैं, इसको हम नॉर्मल कहते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है, अभी समझते हैं नॉर्मल कहाँ पर कैसे ड्रॉ किया जाता है। ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। इस पॉइंट पर लाइट को जाना ऐसे चाहिए, लेकिन लाइट सपोज ऐसे नहीं गई, लाइट कहीं इधर चले गई। ये हमने देखा हुआ है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उस पाथ को फॉलो नहीं कर रही है जहाँ जाना चाहिए, बल्कि दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है। तो ये भी रिफ्रैक्शन है। दूसरा केस और क्या हो सकता है, ये वही इंटरफेस, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2। लाइट इस मीडियम से ट्रैवल करके आई, इस पॉइंट पे टकराई, ये इंसिडेंट रे, इस पॉइंट पर ये नॉर्मल। लाइट को जाना ऐसे चाहिए था, ऐसे नहीं गई, लाइट ऐसे चले गई। ये दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है। ज़रूरी थोड़ी है लाइट हमेशा इधर ही शिफ्ट हो, लाइट उधर भी शिफ्ट हो सकती है। अब लाइट कब इधर शिफ्ट होगी या कब उधर शिफ्ट होगी, ये हम आगे अभी समझते हैं। एक और केस पॉसिबल है। सपोज ये इंटरफेस है, यहाँ पर कोई लाइट ऐसे स्ट्राइक कर रही है, इस सरफेस के, इस इंटरफेस के परपेंडिकुलरली लाइट स्ट्राइक कर रही है। इसको हम कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है? नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब जब कोई लाइट
किसी इंटरफेस पर उस इंटरफेस के 90 डिग्री पर स्ट्राइक करे तो इसको हम नॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं। तो इस केस में लाइट डेविएट नहीं होती, ये उसी पाथ को फॉलो करती है। विदाउट एनी चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट इट गोज स्ट्रेट। तो ये नॉर्मल इंसिडेंस में ऐसा होता है। तो यहाँ पर हमने 3 केस देखे। इनमें से जो स्टार्टिंग के 2 केसेस हैं, जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो रही है। इस केस में ये लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल की तरफ को बेंड हो रही है, और इस केस में ये लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल से दूर बेंड हो रही है, और इस केस में लाइट में कोई बेंडिंग नहीं हुई। तो ये तो हमने पढ़ा है कि ये रिफ्रैक्शन है, ये केस भी रिफ्रैक्शन का है। तो क्या ये केस रिफ्रैक्शन का नहीं है? तो इसका आंसर है कि ये भी केस रिफ्रैक्शन का ही है। तो रिफ्रैक्शन का मतलब ये नहीं होता कि लाइट हमेशा अपने पाथ से डेविएट हो, नहीं भी हो सकती है अगर लाइट नॉर्मली स्ट्राइक करे। ठीक, एक और केस होता है, सपोज ये हमारे पास इंटरफेस है, इस इंटरफेस के ऊपर सपोज मीडियम है एयर, और यहाँ भी मीडियम है सपोज एयर। इंटरफेस के दोनों तरफ मीडियम सेम है, तो लाइट किसी भी एंगल पर यहाँ पर स्ट्राइक करे, लाइट की कोई बेंडिंग नहीं होगी, लाइट अपने पाथ में सीधे आगे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर भी लाइट की कोई बेंडिंग नहीं है, नो बेंडिंग। यहाँ पर भी कोई बेंडिंग नहीं थी, नो बेंडिंग। और बाकी इन 2 केसेस में बेंडिंग थी। तो लाइट में ज़रूरी नहीं है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो हमेशा वो अपने पाथ से बेंड हो। 2 केसेस ऐसे होते हैं जब वो बेंड नहीं होती। पहला केस जब वो लाइट उस सरफेस पे नॉर्मली स्ट्राइक करे, या दूसरा केस अगर इंटरफेस के दोनों साइड मीडियम का नेचर सेम है, यानी कि ये दोनों साइड मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम का सेम है। अभी समझेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो उस केस में भी लाइट अपने पाथ से डेविएट नहीं होती। तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन हम ये नहीं कह सकते कि व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ऐसा हमेशा वैलिड नहीं है। हो सकता है लाइट बेंड हो, या हो सकता है लाइट बेंड ना हो। तो लाइट के बेंड होना या ना बेंड होना ये डिपेंड किस बात पे कर रहा है? पहली बात, ये डिपेंड कर रहा है कि लाइट कितने एंगल पर इंटरफेस से स्ट्राइक कर रही है। अगर लाइट इंटरफेस से 90 डिग्री पर स्ट्राइक कर रही है तो कोई बेंडिंग नहीं है। या अगर लाइट इंटरफेस में किसी एंगल पर स्ट्राइक करे, जैसे ये एंगल है या ये एंगल है, नॉर्मल के साथ किसी एंगल पर अगर लाइट स्ट्राइक करती है, वहाँ पर वो इंसिडेंट रे है। ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है? 0 डिग्री। तो यहाँ पर है एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे 0 एंगल पर स्ट्राइक कर रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 नहीं है, नॉर्मल से कुछ एंगल पर लाइट स्ट्राइक कर रही है, यहाँ पर भी नॉर्मल से कुछ एंगल पर लाइट स्ट्राइक कर रही है। इस इंसिडेंस को हम बोलते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस। ऑब्लिक इंसिडेंस। तो ऑब्लिक इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स एट सम एंगल विद द नॉर्मल। जब लाइट नॉर्मल के साथ किसी एंगल पर स्ट्राइक करे तो उसको ऑब्लिक इंसिडेंस कहते हैं। ये इंसिडेंस भी ऑब्लिक इंसिडेंस है। अगर ये नॉर्मल है तो यहाँ पर भी लाइट किसी एंगल पर स्ट्राइक कर रही है, तो ये भी एक ऑब्लिक इंसिडेंस है। तो ऑब्लिक इंसिडेंस पर बेंडिंग कब नहीं होगी? जब इंटरफेस के दोनों साइड मीडियम सेम है। ऑब्लिक इंसिडेंस पर बेंडिंग कब नहीं होगी? जब इंटरफेस के दोनों साइड मीडियम सेम है। इसके अलावा ऑब्लिक इंसिडेंस अगर है और दोनों साइड मीडियम अलग अलग है तो लाइट हमेशा बेंड होगी। ऑब्लिक इंसिडेंस अगर हो और
इंटरफेस के दोनों साइड मीडियम अलग अलग हो तो हमेशा बेंडिंग होगी। ठीक, तो इसी बात को हम नोट करते हैं। When light passes obliquely, ऑब्लिक इंसिडेंस का मतलब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एट सम एंगल विद द नॉर्मल ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू एनी अनदर मीडियम हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी समझेंगे ये टर्म, देन इट ऑलवेज डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ। तो लाइट कब अपने पाथ से डेविएट होती है? जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है उन दोनों मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है, यानी कि उन दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने चाहिए और इंसिडेंस कैसा होना चाहिए? ऑब्लिकली, ऑब्लिक इंसिडेंस पर अगर लाइट टकराए और दोनों साइड मीडियम की डेंसिटीज अलग अलग हैं तो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट के डेविएट होने के लिए दो कंडीशन फॉलो होना ज़रूरी है। पहली कंडीशन ऑब्लिक इंसिडेंस हो, दूसरी कंडीशन मीडियम ऑन द बोथ साइड्स should be of different optical density। इस केस में लाइट बेंड होगी। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती, लाइट अगर नॉर्मली टकराए या ऑब्लिकली टकराए और दोनों साइड मीडियम की डेंसिटी सेम है, दोनों साइड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है या दोनों साइड मीडियम का नेचर सेम है तो लाइट बेंड नहीं होती। तो ये डेफिनेशन हमेशा वैलिड है। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू एनी अनदर मीडियम विथ और विदाउट बेंडिंग देन इट इज़ कॉल्ड ए रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का मतलब बेंडिंग ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, बेंडिंग ज़रूरी नहीं है रिफ्रैक्शन के लिए। रिफ्रैक्शन जस्ट एक फिनोमिना है जिसमें कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। तो बेंडिंग इज नॉट नेसेसरी इन रिफ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारी डेफिनेशन करेक्ट होनी चाहिए। बेंडिंग इज नॉट नेसेसरी इन रिफ्रैक्शन, इट इज जस्ट अ फिनोमिना in which light passes from one medium to another medium। वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो बेंडिंग ज़रूरी नहीं होती रिफ्रैक्शन के लिए, यह सिर्फ एक फिनोमिना है जिसमें कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर होने के बाद अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर अपने पाथ से बेंड हो जाती है, तो बेंडिंग के सिर्फ दो केसेस होते हैं और वो तभी होता है जब ये कंडीशंस फॉलो। अदरवाइज नॉर्मल इंसिडेंस और ऑब्लिक इंसिडेंस में अगर दोनों साइड मीडियम सेम है तो उस समय पर भी कोई बेंडिंग नहीं होगी। तो
अगर ये हमारे पास कोई इंटरफेस हो, इस इंटरफेस के दोनों साइड मीडियम अलग अलग है, मीडियम 1 और मीडियम 2। सपोज कोई इंसिडेंट रे इस मीडियम पर स्ट्राइक कर रही है, ये हमारे पास है इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर लाइट स्ट्राइक करती है, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट O का नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इंटरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हो। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो इंटरफेस के 90 डिग्री बनाती हो। इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ किया जाता है और ये नॉर्मल हमेशा इंटरफेस के साथ 90 डिग्री बनाना चाहिए। तो अगर लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रैवल कर रही है और आप देख रहे हैं कि ये इंसिडेंस नॉर्मल इंसिडेंस नहीं है, ऑब्लिक इंसिडेंस है। ऑब्लिक इंसिडेंस है, कुछ एंगल पर लाइट स्ट्राइक कर रही है और दूसरे साइड मीडियम अलग है, ये मीडियम 2 है। तो लाइट जिस पाथ में जाना चाह रही थी उस पाथ में ट्रैवल ना करके कहीं और चली गई। इस रे को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है और ये हमारे पास इंसिडेंट रे थी। ठीक, अब सारे एंगल हम मेजर करते हैं नॉर्मल के साथ। सबसे पहले ये लाइन नॉर्मल, इंसिडेंट रे नॉर्मल से जितना एंगल बनाती है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे नॉर्मल से जितना एंगल बनाती है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से जितना एंगल बनाती है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का सिंबल होता है R, एंगल ऑफ इंसिडेंस का सिंबल है I। तो नॉर्मल से ही हमने सारे एंगल मेजर करने हैं और नॉर्मल हम कैसे ड्रॉ करेंगे? इंटरफेस के परपेंडिकुलर, किस पॉइंट पर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसे नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R होता है। एंगल I का नाम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल R का नाम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये फिनोमेना जस्ट लाइट का एक पाथ शो करता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे डिफरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है। एंड कंडीशन इज दैट देयर शुड बी एन ऑब्लिक इंसिडेंस इन एनी वन मीडियम। किसी एक मीडियम में लाइट का इंसिडेंस कैसा इंसिडेंस होना चाहिए? ऑब्लिक इंसिडेंस। अब हमें ये समझ में आना चाहिए, एक टर्म हम यहाँ पर यूज करते हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या म्यू, इसका सिंबल होता है म्यू। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें बताती है कि ये मीडियम का नेचर कैसा है। इन मीडियम में से कौन सा मीडियम रेयरर मीडियम कहलाएगा या कौन सा मीडियम डेंसर मीडियम कहलाएगा, ये बताने के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज़ के बारे में बताता है कि किसी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कैसी है। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब कि अगर लाइट उस मीडियम से ट्रैवल कर रही है तो मीडियम लाइट के ट्रैवल करने के लिए कितना उसका सपोर्ट कर रहा है या कितना उसका अपोज कर रहा है। मतलब लाइट फास्ट ट्रैवल कर रही है या लाइट स्लोली ट्रैवल कर रही है, ये उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या चीज़ है? ऑप्टिकल डेंसिटी से हमें ये पता चलता है कि किसी मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है और हर मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें ये बताती है कि कोई मीडियम कितना ऑप्टिकली डेंसर या कितना ऑप्टिकली रेयरर है। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है
द फिजिकल क्वांटिटी which gives information about optical density, that is whether a medium is optically rarer or denser, is called refractive index. तो हम किसी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना जानते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि वो मीडियम ऑप्टिकली रेयरर कहलाएगा या ऑप्टिकली डेंसर कहलाएगा। अब हमें ये कैसे पता चलेगा? तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हाई है, किसी मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब है वो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर कहलाएगा। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू ज़्यादा आएगी। ऐसे ही अगर किसी मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू कम है तो मीडियम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहलाता है। और मीडियम जितना डेंसर होगा, जितना ऑप्टिकली डेंसर होगा, वहाँ लाइट की स्पीड उतनी ही कम हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज। और जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, यानी कि जितना मीडियम की डेंसिटी कम होगी, जितना मीडियम रेयरर होगा, वहाँ लाइट की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेज। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू देख के हम ये बता सकते हैं कि कौन सा मीडियम डेंसर है और कौन सा रेयरर है। डेंसर और रेयरर का मतलब है ऑप्टिकली डेंसर एंड ऑप्टिकली रेयरर से। अगर म्यू की वैल्यू ज़्यादा है मीडियम डेंसर, और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड हमेशा कम होगी। अगर म्यू की वैल्यू कम है तो मीडियम रेयरर, और रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड हमेशा ज़्यादा होगी। अब बात आती है कि ये म्यू हाई या लो तो है, लेकिन हम फाइंड आउट कैसे करें? तो म्यू निकालने का एक फॉर्मूला है। तो म्यू इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको डिनोट करेंगे C से, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको डिनोट करेंगे V से। तो म्यू का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू C/V। तो हमें C की वैल्यू तो हमेशा पता होती है। वैक्यूम में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर हमें V पता हो, V क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मीडियम में अगर लाइट की स्पीड पता है तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो हमें उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आसानी से मिल जाएगा। जैसे ग्लास में लाइट की स्पीड होती है 2 × 10⁸ अप्रॉक्सीमेटली ग्लास में लाइट की स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और C की वैल्यू है 3 × 10⁸। तो अगर वैल्यू पुट करें 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸, तो ये आ जाएगा 3/2। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, यानी कि 1.5 है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? ग्लास में लाइट की स्पीड। C हमें पहले से पता है, ग्लास में लाइट की स्पीड पुट करेंगे, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट हो जाएगा। या फिर अगर हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है तो हमें वाटर में लाइट की स्पीड पता होनी चाहिए। ये स्पीड उस मीडियम की है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अगर हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो स्पीड V स्पीड वाटर की होगी, वाटर में लाइट की होगी। ऐसे ही अलग अलग मीडियम में म्यू की वैल्यू अलग अलग आएगी। दूसरी चीज़, अगर हम म्यू की यूनिट के बारे में सोचें तो ये दोनों स्पीड्स हैं, तो यूनिट दोनों की सेम होंगी। तो ये कैसी क्वांटिटी होगी? यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। इसकी न तो कोई यूनिट होगी और न ही कोई डायमेंशन। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर इस फॉर्मूले को हम ध्यान से देखते हैं तो C और V में कौन बड़ा होगा? C की वैल्यू शायद V से हमेशा बहुत ज़्यादा होगी।
c लाइट की स्पीड है इन वैक्यूम और v है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मीडियम में तो लाइट की स्पीड हमेशा कम होती है, सबसे ज़्यादा स्पीड तो लाइट की कहाँ होती है, वैक्यूम में। तो इसका मतलब अगर c v से ज़्यादा है, c अगर v से ज़्यादा है तो शायद म्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। अगर c v से ज़्यादा है तो हमेशा म्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। तो हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से हमेशा ज़्यादा होता है। हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। तो अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि वाटर एक डेंसर मीडियम है कि रेयरर मीडियम है, तो इस चीज़ का आंसर हमारे पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम सिंगल एक ही मीडियम को देख के नहीं बता सकते कि वो डेंसर है या रेयरर है। तो हमें कंपेयर करने के लिए कोई दूसरे मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी कि हम वाटर को किससे कंपेयर कर रहे हैं। तो सपोज़ मैंने बोला कि एयर और वाटर को कंपेयर करो, तो एयर एंड वाटर इन दोनों में कौन रेयरर या कौन डेंसर है? तो या तो तुम दोनों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करो, या फिर हम देख के पहचान सकते हैं वाटर की डेंसिटी नॉर्मली एयर से तो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका मतलब वाटर कैसा मीडियम कहलाएगा? डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर। और एयर कैसा कहलाएगा? ऑप्टिकली रेयरर। तो अगर हमें किसी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी बतानी है कि वो डेंसर है या रेयरर है, तो हमें उसको किसी दूसरे मीडियम के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम वाटर एंड ग्लास के बारे में सोचें तो शायद ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, तो ग्लास ऑप्टिकली डेंसर और वाटर ऑप्टिकली रेयरर। बाकी अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालें इस फॉर्मूले से तो भी हम बता सकते हैं कि इन दोनों में कौन डेंसर है और कौन सा रेयरर। जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो ऑप्टिकली डेंसर और जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो ऑप्टिकली रेयरर। और हमें साथ ही साथ ये बात भी पता होनी चाहिए, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है तो स्पीड ऑफ लाइट हमेशा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। अब कुछ मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता होने चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ मीडियम के इम्पोर्टेंट है, जैसे मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे पहले वैक्यूम या फिर एयर, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 है। ऐसे ही क्राउन ग्लास, ग्लास के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 या हम इसको 3/2 लिख सकते हैं। ऐसे ही फ्लिंट ग्लास, डेंस फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट ग्लास, ये भी ग्लास की एक कैटेगरी है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 होता है, थोड़ा सा क्राउन ग्लास से ज़्यादा होता है। तो क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास में कौन ज़्यादा डेंसर है? फ्लिंट ग्लास, क्योंकि फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। ऐसे ही डायमंड, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.4 के आसपास। तो ये थोड़ी बहुत हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए। ऐसी फॉर वाटर, वाटर के लिए भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है 4/3, 1.33। ये मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता ही होने चाहिए। और ये सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। तो वैक्यूम या एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास, फ्लिंट ग्लास, डायमंड, वाटर, इन सब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज ये हमने लिखी है। ठीक है, अगर कहीं पर ऐसा टर्म देखा हो AμG, तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर।
G फॉर ग्लास, A फॉर एयर। जो बाद में लिखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसकी वैल्यू मैंने अभी बताई थी 3/2। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 या 1.5। ऐसे ही कहीं पर AμW लिखा है, W मतलब वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में ये होता है 4/3, यानी कि इसकी वैल्यू 1.33। ऐसे ही कहीं पर WμG लिखा है, G मतलब ग्लास, तो ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसकी वैल्यू इन दोनों का रेशियो है 3/2/4/3, यानी कि 9/8। अब जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में, जैसे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। तो ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2। ऐसे ही ये भी एयर के रिस्पेक्ट में, तो इसको भी हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इसकी वैल्यू 4/3। इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बोलते, क्योंकि ये ग्लास वाटर के रिस्पेक्ट में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, तो ये एब्सोल्यूट नहीं कहलाएगा। और WμG के बारे में हमें याद रखना, WμG इन दोनों का ही रेशियो है, यानी कि किस किस का, AμG और AμW, इन दोनों के रेशियो को हम WμG कहते हैं। तो इतना पढ़ने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि लाइट के बेंड होने का रीज़न क्या है। तो कॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, उससे पहले क्या लाइट हमेशा बेंड होती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है? तो इसका आंसर अब तो आना ही चाहिए कि लाइट हमेशा बेंड नहीं होती। लाइट तब बेंड नहीं होती जब लाइट किसी सरफेस पर नॉर्मली स्ट्राइक करती है, या फिर लाइट किसी सरफेस पर ऑब्लिकली स्ट्राइक करे और इंटरफेस के दोनों साइड मीडियम की डेंसिटीज सेम हो। तो लाइट के बेंड होने का रीज़न क्या होता है? तो लाइट के बेंड होने का रीज़न ये है कि हम जानते हैं हर मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। अभी हमने पढ़ा भी था, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग है। इन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम स्पीड of light is greater than the denser medium. रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड हमेशा डेंसर मीडियम से ज़्यादा होती है। तो होता क्या है कि अगर हमारे पास ये कोई मीडियम, ये कोई इंटरफेस है, इस इंटरफेस में ये दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। सपोज़ ये मीडियम है रेयरर मतलब ऑप्टिकली रेयरर, और ये मीडियम है डेंसर मतलब ऑप्टिकली डेंसर। कोई लाइट यहाँ से ट्रैवल करके इस सरफेस पे टकराई, ये है इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हमने एक नॉर्मल बनाया और ये नॉर्मल सरफेस के साथ 90 डिग्री पर नॉर्मल। तो यहाँ पर ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे, इनके बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही है, तो लाइट का अगर डेविएशन नहीं होता तो लाइट को सीधे जाना चाहिए था। ये इसका ओरिजिनल पाथ है, लेकिन क्या लाइट सीधे जाएगी? तो नहीं जाएगी। पहली चीज़ ऑब्लिक इंसिडेंस है और दोनों साइड मीडियम की डेंसिटीज अलग अलग है, तो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगी। अब लाइट जाएगी कहाँ, इसका पता हमें कैसे चलेगा?
तो इसका पता करने के लिए हमें ये समझना है कि लाइट की स्पीड में क्या चेंज आ रहा है। तो यहाँ लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि ये मीडियम रेयरर है, और जैसी लाइट डेंसर मीडियम में आएगी तो यहाँ लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। तो जैसे ही यहाँ पर पहुँच के लाइट की स्पीड कम होती है, तो लाइट की स्पीड कम होने की वजह से ये थोड़ा सा बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल की तरफ लाइट को जाना वहाँ चाहिए, लेकिन नॉर्मल की तरफ को ये थोड़ा सा ऐसे बेंड होके इधर जाए। ये बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था μ1, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो हमेशा वो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। क्यों? क्योंकि रेयरर से डेंसर जाते समय पे लाइट की स्पीड कम हो रही होती है, जिसकी वजह से वो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। तो रेयरर से डेंसर जाते वक्त पहली चीज, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज, जिसकी वजह से वो लाइट बेंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक, अब इन दोनों एंगल्स के बारे में अगर हम सोचें तो आई और आर की वैल्यू में कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी? शायद आई ज़्यादा होगा और आर कम होगा, क्योंकि सारे एंगल हम नॉर्मल से मेजर कर रहे हैं। तो ये लाइट जो इस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, तो आर की वैल्यू आई से कम होगी। इसी का उल्टा, अगर ये वही इंटरफेस हो, इस इंटरफेस पर ये इंसिडेंट रे टकराई, ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये मान लेते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो लाइट को सीधे ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे अभी भी नहीं जाएगी क्योंकि मीडियम की डेंसिटी सेम है, सॉरी डिफरेंट है, और ऑब्लिक इंसिडेंस है। तो लाइट कहाँ जाएगी ये पता करने के लिए फिर से स्पीड ऑफ लाइट के बारे में सोचते हैं। तो डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी, रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी। तो जैसी कम स्पीड से लाइट ट्रैवल करके आ रही है और जाना रेयरर मीडियम में, तो लाइट की स्पीड अचानक इंक्रीज होगी। तो रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होने से ये नॉर्मल से दूर डेविएट होती है। ये इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्टेड लाइट और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो जब लाइट डेंसर टू रेयरर ट्रैवल करे तो उस समय पे स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होती है एंड लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से लाइट दूर जाने लगती है। तो ये दो बातें हमें पता होनी चाहिए। जब लाइट ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में ट्रैवल करे तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है और लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। और जब लाइट डेंसर टू रेयरर ट्रैवल करती है तो उस समय वो नॉर्मल से दूर शिफ्ट होती है, लाइट की स्पीड बढ़ जाती है, और इस केस में आर की वैल्यू आई से ज़्यादा होगी। तो अब हमें ये समझ में आता है कि बेंडिंग का कॉज क्या है, क्यों लाइट बेंड हो रही है। तो बेंडिंग का कॉज क्या है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे डिफरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड में चेंज आने की वजह से, लाइट की स्पीड चेंज होने की वजह से लाइट बेंड हो जाती है। तो बेंडिंग का कॉज क्या है? ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट when it goes obliquely from one medium to another medium।
थोड़ा सा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। पहली चीज़ ये बताता है ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम, कि मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है। मतलब मीडियम ऑप्टिकली रेयरर है या ऑप्टिकली डेंसर है, यानी कि अगर म्यू हाई है तो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है, और म्यू अगर कम है तो मीडियम ऑप्टिकली रेयरर है या डेंसर है, तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, और यहाँ स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगी। दूसरी चीज़ ये बताता है डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे के बारे में, कि रिफ्रैक्टेड रे किस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, ये भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बता सकते हैं। मतलब डायरेक्शन का मीन्स कि वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। कैसे पता चलेगा? अगर लाइट रेयरर टू डेंसर जा रही है, यानी कि अगर लाइट ऐसे मीडियम में जा रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, डेंसर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, यहाँ पर μ2 ज़्यादा है μ1 से, यहाँ पर μ1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ये रेयरर मीडियम है तो यहाँ पर μ2 कम है μ1 से। अगर लाइट ऐसे मीडियम में जा रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे मीडियम में जा रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो तो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इफ़ μ2 ग्रेटर μ1, μ2 मतलब सेकेंड मीडियम में जा रही है, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ये डेंसर हो गया, ये रेयरर, तो लाइट रेयरर टू डेंसर जा रही है, तो लाइट बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। उल्टा अगर ऐसा ना हो, इफ़ μ2 लेस देन μ1, यानी कि दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ये रेयरर और ये डेंसर, और लाइट डेंसर से रेयरर जा रही है, तो ये बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट two things. First, the optical density of medium. If the value of refractive index high, then the medium is said to be optically denser and the speed of light decreases. And if the refractive index is less, the medium is said to be optically rarer and the speed of light increases. And the second thing, refractive index gives information about direction of refracted ray. If the refractive index of second medium is greater in compared to first medium, then light bends towards normal, and if the refractive index of second medium is less than the refractive index of first medium, then light bends away from normal. Laws of refraction. फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? द इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे all lies on the same plane at the point of incidence. मतलब अगर हमारे पास ये इंटरफेस है, ये एक कोई मीडियम है मीडियम 1 और ये कोई दूसरा मीडियम है मीडियम 2, लाइट मीडियम 1 से ट्रैवल करके इस इंटरफेस पर
पॉइंट ओ पर टकराई। पॉइंट ओ का नाम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ किया जाता है, और कैसे, इंटरफेस से 90 डिग्री पर। ये लाइन को नॉर्मल बोलेंगे। ये इंसिडेंट रे इस इंटरफेस के पॉइंट ओ पे टकरा रही है। तो सपोज रिफ्रैक्टेड रे कहीं ऐसे शिफ्ट हुई, मान लेते हैं डेंसर मीडियम में, कुछ भी हो सकता है, उधर भी जा सकती है। मान लेते हैं कि ये रे कहीं ऐसे डेविएट हुई, ये है रिफ्रैक्टेड रे। तो फर्स्ट लॉ रिफ्रैक्शन का क्या बोलता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों एक ही पॉइंट पर और एक ही प्लेन में, एक ही पॉइंट पर और एक ही प्लेन में, ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये तीनों लाइंस या ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पर और एक ही पॉइंट पर है। एक ही पॉइंट पर कैसे है तो समझ में आता है। इंसिडेंट रे भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर है, रिफ्रैक्टेड रे भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से शुरू हो रही है, और नॉर्मल भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ही ड्रॉ किया गया है। तो ये तीनों लाइंस इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर है। अब ये क्या तीनों एक ही प्लेन में है? तो अगर हम इंटरफेस को सोचें कि हमारे सामने एक सरफेस है, इस सरफेस पर ये इंसिडेंट रे टकराई, और इस पॉइंट पर हमने ये नॉर्मल ड्रॉ किया। ये नॉर्मल पूरा ऐसा है, नॉर्मल, और ये रिफ्रैक्टेड रे कहीं वहाँ जाना चाह रही थी, ऐसे डेविएट हुई। तो ये लाइन रिफ्रैक्टेड रे वाली लाइन, ये लाइन इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल, ये तीनों लाइंस जो हमने ड्रॉ की हैं, इसको अगर मैं दिखाऊं, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों इस प्लेन में। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल इस प्लेन में। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तीनों लाइन एक ही पॉइंट पर तो है ही, और तीनों की तीनों लाइन एक ही प्लेन में। इंटरफेस ऐसा था ये इंटरफेस है। तो इंटरफेस ऐसा है, इससे परपेंडिकुलर ये प्लेन है। इस प्लेन में ये इंसिडेंट रे, इसी प्लेन में ये रिफ्रैक्टेड रे, इसी प्लेन में ये नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इसी प्लेन में ये नॉर्मल। तो ये तीनों लाइन इस प्लेन में, जो कि इंटरफेस के परपेंडिकुलर प्लेन में। तो तीनों की तीनों लाइन इंटरफेस के परपेंडिकुलर प्लेन, यानी कि वर्टिकल प्लेन कहते हैं, इस वर्टिकल प्लेन पे ये लाई करते हैं। तो ये पहला लॉ समझ में आना चाहिए, समझ में आ रहा होगा। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल इस प्लेन में नहीं है, इंटरफेस वाले प्लेन में नहीं है, बल्कि इंटरफेस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा इस प्लेन में ही है। इंसिडेंट रे इसी बोर्ड से आ रही थी, रिफ्रैक्टेड रे भी इसी बोर्ड में, और नॉर्मल भी इसी बोर्ड में ड्रॉ किया गया है। तो ये हमारे पास वर्टिकल प्लेन पे ये तीनों लाई करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इम्पोर्टेंट लॉ, डेरिवेशंस न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। इस लॉ को दिया था स्नेल ने, इसलिए इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है कि अगर हमारे पास सपोज ये एक कोई मीडियम है, मीडियम 1, और ये कोई दूसरा मीडियम है, मीडियम 2। कोई लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रैवल कर रही है। सपोज ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, और मान लेते हैं ये रिफ्रैक्टेड रे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्नेल ने क्या किया कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में एक रिलेशन फाइंड आउट किया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस पर कैसे डिपेंड करता है।
यानी कि आई की वैल्यू और आर की वैल्यू में क्या रिलेशन है, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करी स्नेल ने, इसलिए इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। तो इन्होंने क्या देखा कि इन दोनों एंगल्स को अगर हम देखते हैं और हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन निकालें, साइन आई, इसको डिवाइड करें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन से, यानी कि हमने साइन आई अपॉन साइन आर फाइंड आउट किया, तो उन्होंने देखा कि ये एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, अगर मैं ये नॉर्मल है, मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करूं, मान लो मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ा दिया, तो क्या अब ये रेशियो चेंज हो जाएगा? तो ये रेशियो अभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये रेशियो कैसा है, कांस्टेंट। ये वेरीफाई किया स्नेल ने कि साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा कांस्टेंट है। तो अगर मैं आई चेंज करके आई डैश कर दूं तो आर भी चेंज हो जाएगा, आर भी चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं आर की वैल्यू हो गई आर डैश, लेकिन आर ऐसे चेंज होगा कि आई डैश और आर डैश के साइन का रेशियो फिर भी वही आए जो पहले था, यानी कि अभी भी साइन आई डैश अपॉन साइन आर डैश, इसका रेशियो अभी भी कांस्टेंट है। लेकिन ये रेशियो तभी तक कांस्टेंट होता है जब तक ये दोनों मीडियम सेम है। अगर हमने किसी भी एक मीडियम को अगर चेंज कर दिया और आई भी चेंज कर रहे हैं तो ये रेशियो फिर चेंज हो जाएगा। तो साइन आई और साइन आर का रेशियो कब तक कांस्टेंट होता है? फॉर एनी पेयर ऑफ मीडिया, फॉर एनी पेयर ऑफ मीडिया, यानी कि अगर ये मीडियम के पेयर सेम है तो किसी भी एंगल पर लाइट स्ट्राइक करे, किसी भी एंगल पर लाइट स्ट्राइक करे, साइन आई और साइन आर हमेशा इन दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट के बराबर आता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये मीडियम एयर है और ये मीडियम ग्लास है, लाइट एयर से ट्रैवल करके ग्लास में आई, तो स्नेल ने पाया कि कुछ भी आई रख दो, कुछ भी आर हो, साइन आई और साइन आर का रेशियो हमेशा 3/2 के बराबर आया फॉर एयर एंड ग्लास। अगर ये एयर हो, ये वाटर हो, तो स्नेल ने पाया कि साइन आई और साइन आर का रेशियो एयर वाटर इंटरफेस के लिए हमेशा 4/3 आता है। अगर मैं यहाँ भी आई चेंज कर दूँ तो आर भी चेंज हो जाएगा, लेकिन साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो फिर भी 4/3 मिलेगा। तो यहाँ पर भी अगर आई चेंज कर दें, आर भी चेंज हो जाएगा, लेकिन साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो 3/2 मिलेगा। तो साइन आई अपॉन साइन आर कब तक कांस्टेंट है? जब तक कि ये दोनों मीडियम सेम है। ये पेयर ऑफ मीडिया अगर एयर ग्लास का है तो हमेशा इन दोनों का रेशियो 3/2, अगर ये पेयर ऑफ मीडिया एयर वाटर का है तो हमेशा ये रेशियो 4/3। और एक और चीज़ आपको याद होगी शायद, ये 3/2 शायद ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। 3/2 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 4/3 वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो स्नेल ने ये बोला कि किसी भी पेयर ऑफ मीडिया के लिए साइन आई और साइन आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। अब किस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, लॉ कैसे लिखा जाता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या मिला, साइन आई अपॉन साइन आर ये हमेशा कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट किसके बराबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ही बराबर है। इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। लेकिन ये कांस्टेंट कब तक है, फॉर एनी पेयर ऑफ मीडिया। अगर मीडियम बदल दें तो साइन आई अपन साइन आर का रेशियो चेंज हो जाएगा। तो सपोज हमारे पास ये इंटरफेस है, इस इंटरफेस पर ये कोई इंसिडेंट रे टकराई,
ये मान लेते हैं मीडियम 1 है और ये मान लेते हैं मीडियम 2 है। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और मान लेते हैं डेंसर मीडियम है तो लाइट बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो स्नेल ने क्या फाइंड आउट किया कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। वो कांस्टेंट किसके बराबर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इन्होंने देखा कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? मीडियम 2 का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मतलब जहाँ लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। जैसे यहाँ पर साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो 3/2 के बराबर आया। 3/2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ग्लास का, यानी कि जहाँ लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ पर साइन आई अपॉन साइन आर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा? सेकेंड मीडियम जहाँ लाइट पहुँची है, यानी कि मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। तो इसको हम लिखते हैं μ2 अपॉन μ1, या इसी को हम 1 μ2 कहते हैं। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? जहाँ लाइट ट्रैवल करके जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू μ2 बाई μ1 इक्वल टू 1 μ2। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है ऑफ द स्नेल्स लॉ। अब सपोज इन दोनों मीडियम में से एक मीडियम अगर वैक्यूम या एयर है, मान लेते हैं अगर ये मीडियम वैक्यूम होता या एयर होता, मीडियम 1 अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम और एयर के लिए म्यू की वैल्यू 1 होती है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू μ2 बाई 1 या साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। तो स्नेल्स लॉ का एक फॉर्म है। कब साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू हम कब लिख सकते हैं? व्हेन फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम और एयर। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू कब? इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर, उस समय पे हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर लाइट एयर से ग्लास में ट्रेवल कर रही हो तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एयर से ग्लास तो म्यू जी बाई म्यू ए 1। अगर लाइट वाटर से ग्लास में ट्रेवल कर रही हो तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू। तो ये वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जहाँ लाइट ट्रैवल करके पहुँची है, μ2। μ1 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ से लाइट ट्रैवल करके आ रही थी। तो इस लॉ को हमने बोला स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ में कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन। हमने अभी पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है C अपॉन V। तो हम अगर यहाँ से μ1 निकालें तो ये लिखेंगे C बाई V1 और μ2 निकालें तो C बाई V2। तो अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू μ2 बाई μ1 और μ2 बाई μ1 अगर हम निकालें, μ2 बाई μ1 अगर हम निकालें तो ये आएगा V1 बाई V2। μ2 को μ1 से डिवाइड करेंगे तो C बाई V2 अपॉन C बाई V1, तो ये आएगा V1 बाई V2। तो ये भी इम्पोर्टेंट रिलेशन। इससे हमें क्या पता चलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ μ2 आ रहा है तो यहाँ V1 आ रहा है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। यही बात हमने पहले बोली कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, यानी कि जो मीडियम जितना ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर है, यानी कि जो मीडियम जितना ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी कम, और जिस मीडियम की डेंसिटी कम होगी ऑप्टिकली रेयर, तो लाइट की स्पीड उतनी ज़्यादा। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके थे। इसी को और आगे बढ़ाते हैं।
हम जानते हैं v इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा। v है स्पीड, न्यू है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा है वेवलेंथ। तो अगर मैं ये रिलेशन यहाँ पुट करता हूँ, v1/v2 निकालते हैं, तो v1 आएगा न्यू लैम्डा 1, v2 आएगा न्यू लैम्डा 2। अब यहाँ पर एक और चीज़, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, लाइट की वेवलेंथ भी चेंज होती है, लेकिन लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फर्स्ट स्पीड ऑफ लाइट चेंजेज, सेकंड वेवलेंथ चेंजेज, बट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को सेम रखा है। अगर लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है तो फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड को हम न्यू लैम्डा 1 और सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड को हम न्यू लैम्डा 2 कह सकते हैं। न्यू लाइट की फ्रीक्वेंसी है जो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर चेंज नहीं होती। तो अगर मैं यहाँ से v1/v2 निकालूँ तो शायद ये आएगा लैम्डा 1/λ2। इसकी वैल्यू को उठा के फिर से इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट साइन i अपॉन साइन r इक्वल टू μ2/μ1 इक्वल टू v1/v2 इक्वल टू लैम्डा 1/λ2। इसकी वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट किया हुआ है। तो साइन i अपॉन साइन r इक्वल टू μ2/μ1 इक्वल टू v1/v2 और v1/v2 लैम्डा 1/λ2 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें एक और चीज़ समझ में आई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये μ2 है तो वहाँ लैम्डा 1r है, तो μ1 है तो लैम्डा 2r, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि डेंसर मीडियम में लाइट की वेवलेंथ कम होगी और रेयरर मीडियम में लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड भी कम होगी और लाइट की वेवलेंथ भी कम होगी। ऐसे ही रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड भी बढ़ेगी और वेवलेंथ भी बढ़ेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। तो ये सब कुछ हमारे पास स्नेल्स लॉ के बारे में था। ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए। साइन i अपॉन साइन r इक्वल टू μ2/μ1 है। μ2/μ1 को हम बोलेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जहाँ लाइट ट्रैवल करके पहुँच रही है, और μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जहाँ से लाइट ट्रैवल करके आ रही थी।